नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मिस्टर चीफ मिनिस्टर जो शो है वो आपके मुख्यमंत्री को आपके पास लाने वाला शो है। ये ऐसा शो है जिसमें आप सीधे सीधे अपने राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ सकते हैं। ये ऐसा शो है जहां आप ये जान सकते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने आज क्या बड़ा किया, कौन सी सौगात सीधे तौर पर आपको लाभान्वित करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दरअसल राजस्थान में रोजगार से ज्यादा अवसर पैदा करने में लग गए हैं। राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज हो चुका। वहीं समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद किया है। इस बिजनेस कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी, साथ ही आर्सेलर कंपनी के लक्ष्मी निवास मित्तल समेत कई बड़े उद्यमी मौजूद रहे। समिट में तकरीबन 11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावित किए गए। जयपुर के सीतापुरा में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की थीम कमिटेड और डिलीवर्ड रखी गई थी। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं इस समिट में। एक बार आपको सुनवा देते हैं। 3,000 उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये राजस्थान इन्वेस्ट का आयोजन लंबे अरसे से चर्चा में था। मुझे खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमारे साथियों को एक के बाद एक। गर्व होता है प्रदेश पे भी और देश पे भी। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लंबा सफर तय करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिस रूप में आप बैठे हुए हैं। और ये आयोजन हो रहा है, मेरे ख्याल से जब आज़ाद हुआ मुल्क तब हालात दूसरे थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली थी। लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। राजा महाराजाओं के महलों में बिजली टमटमाती थी, खाली वो जनरेटर थी। आप कल्पना कीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इसका घर पूरे देश को है, होना भी चाहिए। पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 13 मेगावाट से आज 23,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। शिक्षा क्या थी कोई सोच नहीं सकता। अब जाल बिछ रहा है। जब मैं 24 साल पहले था मुख्यमंत्री पहली बार, तो 6 विश्वविद्यालय थे। आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 89 विश्वविद्यालय। अभी मैंने 3 साल में 210 कॉलेज खोले, उसमें 91 गर्ल्स कॉलेज है। और मैंने कहा कि जहाँ 500 गर्ल्स मिल जाएगी वहाँ हम लोग कॉलेज खोल देंगे। आज लड़कों से ज़्यादा लड़के पढ़े राजस्थान के अंदर। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, जिसका जिक्र किया गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सरकार कुछ आगे आकर के शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, अनुपति के अंतर्गत कोचिंग फ्री बच्चों को, और साथ में अभी 200 छात्रों को। दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे बच्चे, उनका पूरा खर्चा पड़ेगा, सरकार उठाएगी। ये मैंने घोषणा करके बजट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है उसको ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको समझा देते हैं कि कौन सी सौगात
इन्वेस्ट राजस्थान समिट के जरिए राजस्थान वासियों को दी गई है। तो सबसे पहले आज जयपुर में 2 दिन पहले से ये इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समिट का शुभारंभ किया है। तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, तकरीबन 2-4 दिन पहले से। और ऐसे में आज क्या कुछ सौगात दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कमिटेड डिलीवर्ड रखी गई है समिट की थीम इस पूरे समिट की है कमिटेड डिलीवर्ड, ताकि कमिटमेंट हो अपने काम के लिए। समिट में देश के कई बड़े उद्योगपति ने शिरकत की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम गौतम अडानी का है। गौतम अडानी ने भी यहाँ शिरकत किया है। समिट में 11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावित किए गए हैं। 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात यहाँ की गई है। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि आज अलग अलग सेक्टर्स, उद्योगों के 3000 प्रतिनिधि इस इन्वेस्ट में, इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। समिट में होगी NRR, MSME, पर्यटन समेत कई दूसरे सेक्टर्स पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। साथ ही गौतम अडानी ने 65,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। गौतम अडानी देश के बहुत बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम शामिल है। और ऐसे में राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए की सौगात देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तमाम बड़े उद्यमी आज इस राजस्थान के समिट में मौजूद रहे। और ऐसे में हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत की, आगाज हो चुका है। 2 दिन पहले से तैयारियां चल रही थी। और ऐसे में अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात है, जो कि बस्तर आज पहुंच गए। दशहरा के मौके के बाद होने वाले मुरिया दरबार में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत पारंपरिक पागा पहनाकर किया गया। साथ ही हम आपको बता दें, जिसके बाद मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। जगदलपुर पहुंचे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जननायक झाड़ा सिरहा की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के मंत्री अधिकारी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास भी किया है। हम सबको पता है बस्तर जिला रेड कॉरिडोर के एरिया में जाना जाता है, जहां पर नक्सलाइट्स बहुत ज्यादा तादाद में हैं। और ऐसे में इस पूरे बस्तर के इलाके को विकास की ओर लेकर जाना हमारा पहला कर्तव्य है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आज वो आपको सुनवा देते हैं। मुरिया दरबार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय दरबार है। इस दरबार में जो भी फैसला होता है वह जनता का फैसला होता है, और जो भी घोषणा की जाती है उस पर अमल किया जाता है। इस दरबार के माध्यम से बस्तर जिले के 173 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लोकार्पित किए जा रहे कार्यों में की संख्या 22 है और इसकी लागत 77 करोड़ 38 लाख है। 95 करोड़ 90 लाख रुपए लागत के 67 विकास कार्यों के लिए आज भूमि पूजन किया गया। पिछले 4 साल से इस दरबार में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर माझी, मुखिया, चालकी, मेंबर, मेम्बरिन लोगों से बस्तर के विकास को लेकर जो चर्चा हुई है, उसके अनुरूप हम बस्तर का विकास और उसके लिए योजना और नीतियां हमने बनाई हैं। आज बस्तर के जननायक झाड़ा सिरहा जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। बस्तर के अस्मिता की रक्षा के लिए जननायक झाड़ा सिरहा जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने इस मुरिया दरबार में जो घोषणा की, उन सभी घोषणाओं को पूरा किया गया। इसी मुरिया दरबार में माझी, मुखिया सहित सभी पदाधिकारियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा मैंने की थी। अभी कुछ शिकायतें आई कि 21 जो पुजारी है उसका
भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग स्थानीय तौर पे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और राज्य सरकार से वो राशि अपेक्षित है, वो जल्दी हम उसे पूरा करेंगे। बजट सत्र में विधानसभा में हमने घोषणा की कि इन लोगों को भी 7,000 रुपया सालाना मानदेय दिया जाएगा और मुझे खुशी है कि इस साल करीब इनको जो राशि मिलेगी, जिन लोगों को करीब 12,000 से भी अधिक लोगों की राशि दी जाएगी जो पूरा बस्तर संभाग से आते हैं, तो बड़ी संख्या में इन लोगों को जो अभी जिस प्रकार से हमारे प्रभारी मंत्री जी ने जो बात कही कि यहाँ हमने देवगुड़ी का निर्माण किया, हमने गोटुल का निर्माण किया और हमारे बस्तर के आस्था से जुड़े हुए जितने भी आस्था के केंद्र हैं उसका विकास के काम हमने किया। सैकड़ों के तादाद में हर जिले में देवगुड़ी का निर्माण किया गया। बहुत सारे देवगुड़ी में मुझे खुद भी जाने का अवसर मिला। जब भेंट मुलाकात में गया था तब गंगा दही में सबसे पहले हम लोग वहाँ पूजा अर्चना करके शुरुआत किया था और तब से लेके जितने भी सभी विधानसभा में जाके देवगुड़ी में पूजा अर्चना मैंने की। अब मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जो 17 तारीख को हम लोग भुगतान करेंगे, जो किसानों को तीसरा किस्त देने वाले हैं, क्योंकि दीपावली 1 नवंबर को है, तो तीसरा किस्त 17 अक्टूबर को किसानों को जो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत जो जिसके पास जमीन नहीं है उनको, साथ ही ये जितने भी बैगा गुनिया पुजारी हाट पहाड़िया मोहरिया है उनको भी राशि दी जाएगी। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में अभी हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। जो यहाँ पर आज माननीय न्यायमूर्ति से अभी तक राज्य सरकार इसमें सहयोग करती रही है। राज्य सरकार इस संबंध में अपने स्तर पर सहयोग करती रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जो यहाँ पर आज माननीय न्यायमूर्ति जी ने और हमारे पूर्व वक्ता मेरे सहयोगी ब्रजेश पाठक जी ने, नंदगोपाल नंदी जी ने और खेल मंत्री जी ने जो बात यहाँ पर कही, उसी को आगे गति देने के लिए लगभग प्रयागराज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए अकेले प्रयागराज में ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए ही जो हमारी कुल योजना है, जो प्रोजेक्ट का जो हमारे यहाँ पर कार्य होने जा रहा है, 60 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को अकेले इसी परिसर के लिए कार्य संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो हमारे प्रयागराज के अंदर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उनके लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ 86 लाख रुपए, चंद्रशेखर आजाद पार्क में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 7 करोड़ 73 लाख रुपए, ओपन एयर जिम और मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए और 60 स्थानों पर बच्चों के खेलकूद और मनोरंजन के लिए मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम की स्थापना के लिए भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए और नौकायन के लिए प्रयागराज में 2 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही स्वीकृत किए गए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को अपने राज्य में बुलाया। और तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि प्रयागराज से
उत्तर प्रदेश वासियों को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में भी इलेक्ट्रिकल बसें अब से दौड़ेंगी। सूरत के लिए ई बसों को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हरी झंडी आज दिखाई है। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वर्चुअली तरीके से इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने। गुजरात में दौड़ने वाली ई रिक्शा हम आपको बता दें इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी की होगी। वहीं पीएमआई इलेक्ट्रो ने सूरत नगर निगम को 150 इलेक्ट्रिकल बसों की आपूर्ति के लिए एक बड़े ऑर्डर के हिस्से के रूप में फिलहाल 25 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। आपको यहां बताते चलें कि पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी की देश भर में 777 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलती है। तो ये इलेक्ट्रिक बसें जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब गुजरात की सड़कों पर दौड़ेंगी और ऐसे में सूरत से आज इसकी शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई, साथ ही इलेक्ट्रिक बसें अब गुजरात की सड़कों पर भी दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। और इस इलेक्ट्रिक बसों की खासियत क्या है, तो ये भी आपको बताते चलें। ग्राफिक्स के जरिए आपको ज़रा आसानी से समझा दें हम कि इसकी खासियत क्या है। तो अब सूरत में दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक बसें, जिसका सुविधा अब से गुजरात वासी उठा पाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें ई बसों को आज हरी झंडी सूरत से दिखाई गई है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ ने हरी झंडी दिखाई है। मैं आपको बता दें सूरत में आज आयोजन हुआ और इसी उपलक्ष्य में आज इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी जुड़े रहे। तमाम बड़ी बातें जो आज हुई हैं गुजरात में वो हम आपको बताते हैं। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी की ये बसें होंगी और ये पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बसें प्रोवाइड करेंगी और इसी कंपनी की जो बसें हैं वो आपको गुजरात में इलेक्ट्रिक बस गुजरात की सड़कों पर दौड़ते हुए आप देखेंगे। पीएमआई इलेक्ट्रो देगा सूरत नगर निगम को 150 इलेक्ट्रिक बसें, तो 150 से ज़्यादा 150 के तकरीबन ये बसें इलेक्ट्रिक बसें जो होंगी वो आपको सूरत के सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल पीएमआई इलेक्ट्रो ने 25 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, लेकिन जो प्रस्ताव है वो 125 के आसपास है और ऐसे में आगे चल के 100 से ज़्यादा का आंकड़ा ये इलेक्ट्रिक बसें क्रॉस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के राजस्व क्षेत्रों में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के चलते कई क्षेत्रों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाएगा, जिसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रों के सुरक्षा में लगी राजस्व पुलिस को नियमित करने की बात कही है। दरअसल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का ज्यादातर हिस्सा राजस्व पुलिस के ऑर्डर ही आता है। समय के साथ इन क्षेत्रों की प्राकृतिक खूबसूरती के कारण यहाँ पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, जिससे यहाँ होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट आदि की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ यहाँ आपराधिक गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन नए नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था। उसकी लगभग तैयारियां हो गई हैं और चरणबद्ध तरीके से हम राजस्व पुलिस जहाँ जहाँ हैं उसको नियमित पुलिस में करेंगे और उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। टूरिज़्म बढ़ा है, भौतिक निर्माण कार्य काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, सड़कें बनी हैं और भी अवस्थापना सुविधाएं तेज़ी से विकसित हुई हैं। तो उन सभी क्षेत्रों में अब राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता है, ज़रूरत है। उस ज़रूरत के मुताबिक हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है और धीरे धीरे हम चरणबद्ध तरीके से सभी स्थान जहाँ भी ऐसी ज़रूरत है वहाँ पर जो है नियमित पुलिस को कर रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात है। टाटा समूह के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखर ने उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर शिष्टाचार मुलाकात की। टाटा सन्स के चेयरपर्सन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री योगी से यूपी की बदलती तस्वीर पर खुलकर बातचीत की है। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश के संकेत भी दिए। खबरों के मुताबिक चंद्रशेखरन ने अगले साल जनवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करने की इच्छा जताई। इस मुलाकात के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। साथ ही यूपी की चहुमुखी विकास पर भी बातचीत आज हुई है।
और झारखंड के दुमका में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी दौरान अंकिता सिंह हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि जरमुंडी थाना क्षेत्र में भालकी गांव में एक तरफा प्यार में एक सनकी युवक ने युवती पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अधिकार आपके द्वार नाम से जन सुनवाई की शुरुआत की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवा देते हैं। इस बार पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उसमें जो कमी बेसी रही है उन सबको ध्यान में रखते हुए पुनः इस बार हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण प्रारंभ किया है, जिसका नाम रखा है आपका द्वार, आपका अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, जो हमारा लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड प्रदेश में जो मौजूदा सुखाड़ की जो स्थिति है, उस स्थिति से निपटने में भी ये योजना काफी कारगर साबित होगा और पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारा जाएगा और यहाँ के जनमानस को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च की गई आपकी सहायता आपके द्वार, ये बहुत सराहनीय कदम है और इससे हम आशा करते हैं कि झारखंड में जिस तरीके से इस वक्त माहौल है वो शायद कंट्रोल में है। और ऐसे में लगातार आपके मुख्यमंत्री से आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए, कौन सी बड़ी सौगात आपके लिए लेकर आए हैं, ये सब हम बताते हैं अपने 6:30 बजे के इस प्रोग्राम में आने के मिस्टर चीफ मिनिस्टर में। तो देखना ना भूलें और साथ ही आगे देखना ना भूलें देश और दुनिया की बड़ी खबरें न्यूज़ इंडिया 24/7।